गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान पढ़ाई अड्डा। माई सेल्फ सत्येंद्र कुमार। और आज हम जो है कि प्रायद्वीपीय नदियों पर चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो प्रायद्वीपीय नदियों पर रहेगा और जिस पर कि हम बात करेंगे, इससे पहले हम बात कर चुके हैं आपके हिमालय की नदियों के बारे में। यानी हम जो पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम भारतीय भूगोल पर चर्चा कर रहे हैं। और आज हमारा जो विषय रहेगा भाई प्रायद्वीपीय नदियों के ऊपर है। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। इससे पहले हम पढ़ चुके थे हिमालय की नदियों के बारे में। हिमालय की जितनी भी नदियां हैं, हम टोटल सभी नदियों को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर मुख्य रूप से देखा जाए या इम्पोर्टेंट रिवर्स की बात करते हैं तो भाई मुख्य रूप से हमारी कुछ नदियां हैं जो हिमालय की सबसे महत्वपूर्ण नदियां हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं। सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, और इनके साथ साथ जो इनकी सहायक नदियां हैं हम उन पर भी चर्चा कर चुके हैं। आज हम जो है कि बात करेंगे आपके प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं भाई प्रायद्वीपीय क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट यही है कि प्रायद्वीपीय किसे कहा जाता है। जैसे कि हम भारत देश को भी प्रायद्वीपीय कहते हैं, भारत देश को भी प्रायद्वीपीय कहा जाता है। द्वीप के क्या होते हैं, महाद्वीप किसे कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट जो कि हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि भाई जो प्रायद्वीप है, आखिर जो प्रायद्वीप है ये क्या है। जैसे कि हम बात करते हैं कि ये हमारा भारतीय क्षेत्र है, जैसे कि हम क्या कहेंगे, इसे प्रायद्वीप कहा जाता है। इस क्षेत्र को हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहेंगे, प्रायद्वीप कहा जाता है। यानी कि ये बंगाल की खाड़ी, ये यहां है हमारी बंगाल की खाड़ी है, और यहां आपका अरब सागर है, अरब सागर। और अगर दक्षिण की बात करते हैं तो ये आपका हिंद महासागर है, ये हमारा हिंद महासागर है। भाई ये पूरा जो है कि जल है, समुद्र है, पूरा क्या है, समुद्र है। और ये भी आपका पूरा समुद्र से घिरा हुआ है, पूरा जो है कि समुद्र है ये। लेकिन यहाँ हम कुछ अलग अलग दिशाओं में देखते हैं तो अलग अलग नामों से इन समुद्रों को जाना जा गया है। यानी कि हम इन्हें जानने का काम करते हैं। भाई ये आपका अरब सागर है और ये आपकी बंगाल की खाड़ी है। खाड़ी, सबसे पहला पॉइंट तो ये है भाई खाड़ी क्या होती है। समुद्र है लेकिन हम जिसे खाड़ी कहते हैं, खाड़ी को हम अंग्रेजी में वे कहते हैं, वे ऑफ बंगाल, ठीक है, इसे बे ऑफ बंगाल कहा जाता है, ठीक है, इसे हम लोग बे ऑफ बंगाल कहा जाता है, बे ऑफ बंगाल कहा जाता है। और ये आपका अरब ओशियन है, ये हमारा अरब ओशियन, और ये आपका हिंद महासागर है। यहां हम हिंद महासागर की बात करेंगे तो जो ऐसा क्षेत्र जो कि तीन ओर से जल से घिरा हो, कितने ओर से भाई, तीन ओर से जल से घिरा हुआ होता है, उसी को हम कहते हैं प्रायद्वीप, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रायद्वीप कहा जाता है। तो ये आपका प्रायद्वीप है। अब इसमें हम मोस्टली बात करते हैं भाई नदियों के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि भाई भारत में अनेक नदियां हैं। यानी जब हमारा फर्स्ट लेक्चर था, रिवर पर हम बात कर रहे थे, तो मैंने वहां आपको बताया था कि भाई भारत के अंदर अनेक नदियां हैं। यानी छोटी बड़ी सभी नदियों को मिलाकर के अगर हम बात करते हैं तो लगभग 4000 नदियां हैं जो कि केवल भारत में बहती हैं, केवल भारत में बहती हैं। 4000 नदियां हैं जो केवल भारत में बहती हैं, लेकिन इनका जो प्रवाह क्षेत्र है वो कुछ अलग है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई दो प्रकार की नदियां हैं हमारे भारत के अंदर, एक हिमालय की नदियां हैं, पहला पॉइंट हिमालय की नदियां हैं, और दूसरा पॉइंट क्या है भाई, प्रायद्वीपीय नदियां हैं। दूसरा पॉइंट प्रायद्वीपीय नदियां हैं, जिसमें से हिमालय की नदियां हम कंप्लीट कर चुके हैं, हिमालय की नदियों को हम कंप्लीट कर चुके हैं। और मोस्टली आपने देखा, मैंने आपको भाई बताया कि हिमालय की जो नदियां हैं मोस्टली पश्चिम से पूर्व की ओर बहने का काम करती हैं।
हिमालय की जितनी भी नदियां होंगी या मुख्यतः जितनी भी नदियां हैं मोस्टली क्या काम करती हैं भाई, पश्चिम से पूरब की ओर बहने का काम करती हैं, पश्चिम से पूरब की ओर बहने का काम करती हैं। और ठीक उसी प्रकार से जब हम प्रायद्वीपीय नदियों की बात करते हैं तो भाई प्रायद्वीपीय नदियां भी हमारे अलग अलग प्रकार की होती हैं, जो कि भाई सबसे पहले बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, और भाई अरब सागर में गिरने वाली, अरब सागर में गिरने वाली। तो अब आपको यह अंदाजा हो गया है कि भाई बंगाल की खाड़ी में जो भी नदियां गिरेंगी तो वो कैसे बहेंगी भाई, पश्चिम से पूरब की ओर बहेंगी, ठीक है। या हम बात करते हैं उत्तर पूरब की ओर बहती हुई जाएंगी, ठीक है। या हम बात करें दक्षिण पूर्व सॉरी दक्षिण उत्तर दक्षिण पूरब की ओर बहेंगी, उत्तर दक्षिण पूरब की ओर बहेंगी, ठीक है। तो कुछ नदियां ऐसी होंगी जो भाई मान लीजिए कोई भी नदी है, जैसे हम बात करते हैं महानदी के बारे में, तो भाई महानदी जो है कहां से निकलती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है, रायपुर जिले से, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से निकलती है। तो भाई छत्तीसगढ़ हमारा मान लीजिए यहां है, ठीक है, ये हमारा छत्तीसगढ़ है और यहां से भाई निकल रही है आपकी महानदी। और ये महानदी जो है कि भाई पूरब व दक्षिण पूरब की ओर बहती हुई, पूरब व दक्षिण पूरब की ओर बहती हुई इस प्रकार से, ठीक है, दक्षिण पूरब की ओर बहती हुई इस प्रकार से ये बहती है। और ये उड़ीसा के निकट कटक में जाकर के कहां मिल जाती है भाई, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहां गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहां तक समझ में आया नहीं? अब इसी प्रकार से कई सारी नदियां हैं जो कि भाई पूरब और दक्षिण पूरब की ओर बहती हैं या पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई प्रायद्वीपीय नदियां, सबसे पहला पॉइंट क्या आता है इसमें कि भाई प्रायद्वीपीय वे नदियां हैं जिनका निर्माण हिमालय की नदियों से पहले हो चुका है। यानी कि ऐसी नदियां जो जिनका निर्माण गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, रामगंगा, घाघरा और आपकी सरयू, महानंदा, बूढ़ी गंडक, गंडक, कोसी, क्षिप्रा, ये जितनी भी नदियां हैं इन सभी नदियों से पहले इन नदियों का निर्माण किया जा चुका है या हो चुका है। शुरुआत हम कैसे करते हैं भाई, आपने देखा हिमालय पर्वत कब बना, बाद में बनता है। सबसे पहले अगर हम भारत की बात करते हैं कि भाई भारत का जो सबसे पहले क्षेत्र बनकर के तैयार हुआ वो ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र ही बनकर के तैयार हुआ। अगर हम भारत के क्षेत्र की बात करते हैं तो भाई सबसे पहले जो क्षेत्र बनकर के तैयार होता है वो यही क्षेत्र बनकर के तैयार हुआ है आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र। तो यही कारण है कि भाई जितनी भी प्रायद्वीपीय नदियां हैं वे सभी नदियां हिमालय से बड़ी हैं, हिमालय की नदियों से पहले बनकर के तैयार हुई हैं। और इनका जो जल स्तर है, अगर हम इनके जल स्तर की बात करते हैं तो ज्यादातर ये किस पर डिपेंड करती है भाई, बारिश पर डिपेंड करती हैं। आपने देखा होगा कई सारी नदियां ऐसी हैं जो ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मियों के अंदर सूख जाती हैं, गर्मियों के अंदर सूख जाती हैं, लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु शुरू होती है, बारिश शुरू होती है तो उनका जल स्तर बढ़ जाता है, बढ़ने लगता है। तो हम पूरी तरीके से कह सकते हैं कि भाई प्रायद्वीपीय नदियां जो है कि मुख्य रूप से किस पर डिपेंड रहती हैं, आपके बारिश वाले क्षेत्र पर डिपेंड करती हैं। और कुछ नदियां ऐसी हैं जो कि यमुना, गंगा इनके साथ मिलकर के अपने जल के कार्य को आगे की ओर लेकर के जाती हैं। तो निरंतर इसी प्रकार से हम कंटिन्यू करेंगे। और आज हम बात करने वाले हैं भाई आपके प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में हम बात कर रहे हैं या प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसे हम कह सकते हैं भाई द पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। अंग्रेजी में हम इसे क्या कहते हैं, द पेनिनसुलर
ड्रेनेज, ठीक है भाई, द पेनिनसुलर ड्रेनेज कहा जाता है। तो यहां तक समझ में आया आपके। तो प्रायद्वीपीय नदियां कुछ ऐसी नदियां हैं क्योंकि भाई यहां से इधर भी बहती हैं, और कुछ नदियां ऐसी हैं भाई ऐसे भी बहेंगी, अरब सागर में भी गिरती हैं। कुछ नदियां हैं जो कि अरब सागर में भी गिरती हैं, और कई सारी, अगर हम प्रायद्वीपीय नदियों की बात करते हैं तो मुख्यतः मोस्टली सभी नदियां जो है कि कहाँ गिरती हैं, हमारे बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, या हम कहें पूर्वी घाट से टकराती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। जब हम इन घाट को पढ़ेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा कि भाई पूर्वी घाट, और जब हम पश्चिमी घाट की बात करेंगे, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट की बात करेंगे, तो मैं वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि भाई जो हमारा पूर्वी घाट है वो बहुत ही उतला और कटा पिटा हुआ है, ठीक है। रीजन, क्योंकि अनेक नदियाँ जो है कि इसी घाट से होकर के बंगाल की खाड़ी में निकलती हैं। तो यही रीजन है कि ये नदियाँ, अनेक प्रकार की नदियाँ हैं जो इस यहाँ पर बहती हैं, और हम उसी पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग बनाइएगा प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियों की हम बात कर रहे हैं, तो भाई उसी पर डिस्कस करना है। तो जिस प्रकार से हम हिमालय की नदियों को पढ़ रहे थे, ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हम यहां पर प्रायद्वीपीय नदियों की भी बात करेंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, और हम लोग बात कर रहे हैं आपकी कृष्णा नदी के बाद, सॉरी, प्रायद्वीपीय नदियों में। और सबसे पहली जो नदी है हमारी, जिसमें कि हम बात करेंगे आपके कृष्णा नदी तंत्र के बारे में। किसके बारे में हम बात करेंगे? कृष्णा नदी तंत्र के बारे में यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई कृष्णा नदी किस प्रकार से और कहाँ से कैसे बहती है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई, प्रायद्वीपीय नदियां जो हैं दो प्रकार की नदियां हैं, ठीक। तो पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? बंगाल की खाड़ी वाली, ठीक है, और दूसरा है अरब सागर में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर बंगाल की खाड़ी की। तो बंगाल की खाड़ी में कुछ मोस्टली इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो कि हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, जैसे कृष्णा, ठीक है भाई, हम कृष्णा नदी की बात करेंगे। कृष्णा के बाद कावेरी, कावेरी के बाद महानदी, ठीक है, महानदी ब्राह्मणी, स्वर्ण रेखा, ठीक है, ब्राह्मणी, स्वर्ण रेखा, वैतरणी, वैतरणी। तो अनेक प्रकार की नदियां हैं भाई, गोदावरी, गोदावरी, यहां हम गोदावरी की भी बात करेंगे। और गोदावरी के साथ साथ भाई हम यहां पर मोस्टली इन सभी नदियों को हम पढ़ने वाले हैं भाई। कहने का मतलब ये है कि भाई जो बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदियां हैं हम उन सभी नदियों को पढ़ेंगे। मोस्टली सभी नदियों के बारे में जानना है, जैसे कि तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे हम लोग? तुंगभद्रा की बात करें, वैगाई नदी की बात करें, तो ये वे नदियां हैं जो कि भाई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। अब अरब सागर में जो नदियां गिरेंगी, यानी कि जब हम इन नदियों के साथ साथ जब हम अरब सागर की नदियों की बात करेंगे तो भाई अरब सागर में भी बहुत सारी नदियां हैं, जैसे नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, ठीक है, नर्मदा,
ताप्ती, साबरमती, माही, लूनी, माही, लूनी, ठीक है, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, लूनी, सोम, ठीक है, या हम सोम नदी की भी बात करेंगे। तो ये सभी नदियां वे नदियां हैं और मोस्टली जो प्रश्न बनता है भाई इन्हीं नदियों से बनेगा। जो भी हमारे प्रश्न बनेंगे वो सभी जो है कि इन नदियों से ही मिलकर के बनेगा। हम केवल जो प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं इन्हीं नदियों में से आपके एग्जाम में अनेक प्रकार के पॉइंट्स पूछे जाते हैं, अनेक प्रकार के पॉइंट्स पूछे जाते हैं, जो कि हम यहाँ पर बंगाल की खाड़ी वाली नदी और अरब सागर में गिरने वाली नदियों की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम किस नदी की बात करेंगे? हम सबसे पहले यहाँ बात करते हैं आपके कृष्णा नदी के बारे में कि भाई जो कृष्णा नदी का जो नदी तंत्र है, यहाँ हम बात करेंगे जो कृष्णा नदी तंत्र है कहाँ से निकलती है ये कृष्णा नदी। जो कृष्णा नदी है भाई कहाँ से निकलती है, इसका जो उद्गम स्थान है कहां से है, कौन बता भाई जल्दी से कमेंट्स करके बताइए। जो हमारी कृष्णा नदी है कहां से निकलती है भाई? कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है कहां से निकलेगी ये कृष्णा नदी? कमेंट्स करके जल्दी से बताइए सभी लोग। जो कृष्णा नदी है भाई कहां से निकलती है? देखिए भाई ये आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है एक महाबलेश्वर, ठीक है, महाबलेश्वर पहाड़ी है। अभी हम इस पर पूरा डिस्कस करेंगे कि महाबलेश्वर से कौन कौन सी नदियां निकलेंगी, ठीक है, कौन कौन सी रिवर है जो पहाड़ी से होकर के गुजरती है। तो भाई पहाड़ी से निकलती है जो लगभग 1401 किलोमीटर लंबी है। ये नदी 1401 किलोमीटर लंबी है जो कि महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर यानी कि पश्चिमी घाट के इस पर्वत से निकलती है, महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है और जिसकी लंबाई भाई 1401 किलोमीटर है। कितना है? 1401 किलोमीटर लंबी है आपकी कृष्णा नदी। और अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करेंगे कि भाई कृष्णा की जो सहायक नदियां हैं कौन कौन सी हैं, तो भाई मूसी नदी है, अमरावती है, दूध गंगा है, पंचगंगा है। तो ये सभी क्या है? ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं। तो हम इन पर भी डिस्कस करेंगे कि भाई ये नदियां कहां से और किस प्रकार से इसमें आकर के मिल रही हैं, ठीक है। तो मैं इसे रफ कर देता हूं, आपको ये नोट करना है, आप नोट कर लीजिए। और उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे और जिसमें कि हमारी जो पहली नदी होगी, यानी हम किस रिवर की बात करेंगे? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों पर। हम किस पॉइंट पर बात करेंगे? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की बात करेंगे और जिसमें हम सबसे पहले जो नदी पढ़ेंगे वो है आपकी कृष्णा नदी को पढ़ा जाएगा। हम किसे पढ़ेंगे? कृष्णा नदी को पढ़ेंगे और उसके बाद कावेरी, महानदी, तुंगभद्रा, गोदावरी, जो मेन नदियां हैं इन सभी नदियों के बारे में यहां पर डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले हम किस नदी को पढ़ेंगे? कृष्णा नदी के बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में? कृष्णा नदी के बारे में बात होगी। तो मैं आपको पहले कंप्लीट कर चुका हूं यहां पर। और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, जब हम इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करते हैं यानी कि कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, यानी भारत के मोस्टली कितने राज्यों से होकर के ये गुजरने का जो काम करती है, हम उस पर भी बात करेंगे भाई कैसे किस प्रकार से ये नदी भारत के किन किन राज्यों से और कितने प्रतिशत क्षेत्र को अपने पास में इकट्ठा करती है। तो भाई ये नदी जो है कि सबसे अधिक जो बहती है कर्नाटक में बहती है। कहां बहेगी? कर्नाटक में बहती है, ठीक है। चलिए, तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं आपकी कृष्णा नदी पर। मैं इसे रफ कर देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। ये अरब सागर में गिरती हैं और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।
ठीक है भाई। तो अब हम बात करेंगे, पहली नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली है। और आप सभी लोग जानते हैं कि जो बंगाल की खाड़ी में भाई भारत की मोस्टली जितनी भी नदियां हैं वो सभी नदियां आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं वो बंगाल की खाड़ी में ही गिरेंगी। गिरने वाली नदियां, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां बात करेंगे आपके कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा नदी, और मैं आपको ये बता देता हूं कि ये भाई भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और अगर हम पहली सबसे बड़ी नदी की बात करें, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो है आपकी गोदावरी, ठीक है। पहली जो नदी है वो है गोदावरी नदी है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और जो लगभग 1465 किलोमीटर लंबी है। कितने किलोमीटर लंबी है? 1465 किलोमीटर लंबी है। इस रिवर पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कृष्णा नदी को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कृष्णा नदी जो है इसका जो उद्गम स्थान है, और ये अपने उद्गम स्थान से लेकर के अनेक प्रकार की नदियों के साथ मिलकर के ये अपने जल को भारत के अन्य क्षेत्रों तक पहुंचाने का काम करती है। तो मैं यहाँ आपको सबसे पहले भाई कृष्णा नदी का एक डायग्राम बना देता हूँ। छोटा सा एक डायग्राम बनेगा, क्योंकि हमें पता है कि भाई यह नदी जो है कि महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है, जो कि हमारे पश्चिमी घाट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिमी घाट पर स्थित है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारी कृष्णा नदी है, ये आपकी कृष्णा नदी है, और ये नदी जो है कि भाई इस प्रकार से बहती हुई, और ये है, मैंने आपको बता दिया है कि भाई यह नदी जो है कि दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बहती है, ठीक है। भारत के दक्षिण पूर्व की ओर बहती है, और इस प्रकार से ये इस प्रकार से यहां जाकर के भाई ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। अब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि हम यहां बात करते हैं भाई ये दो नदियां हैं, यहां पर ये दो नदियां हैं, यहां हम बात करते हैं दो धाराएं बहती हैं जो कि इस प्रकार से यहां मिलकर के बहेंगी, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे, एक को तुंग और दूसरी को हम कहते हैं भद्रा। तो इस प्रकार से ये नदी क्या बन जाती है भाई? तुंगभद्रा नदी बनती है। क्या बनती है? तुंगभद्रा नदी के नाम से जानी जाती है, जो कि इसके दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं, ठीक है। कहां से मिलती हैं? दाईं ओर से मिलती हैं। अब इसी के साथ साथ, यानी तुंगभद्रा के साथ में ही एक नदी और में मिलती है, और जिसे हम कहते हैं भाई ये आपकी एक नदी है जो कि इसी प्रकार से यहां पर मिलती है, और जिसे हम कहते हैं वर्धा नदी, ठीक है। इसे वर्धा कहा जाता है। और इसी प्रकार से इसी के समानांतर बहते हुए आपकी ये हंगरी नदी है। कौन सी नदी है? हंगरी। तो ये हंगरी नदी भी भाई इसी के साथ मिलकर के बहती है, यानी कि कृष्णा नदी की हम बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? केवल अभी कृष्णा नदी पर ही चर्चा कर रहे हैं और कृष्णा नदी की ही बात करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या आता है कि यह नदी कहां से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर कहाँ है? कि भाई हमारे पश्चिमी घाट पर स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? पश्चिमी घाट, यानी कि महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र राज्य के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है, और ये भारत, यानी कि यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। और पहली नदी कौन सी है? गोदावरी है। कौन सी है? गोदावरी है, जो इसकी सबसे पहली प्रायद्वीपीय नदी है। अब वर्धा हो गया, तुंगभद्रा हो गई, हंगरी हो गई, और ये आपकी कृष्णा नदी है ही। ये हमारी कृष्णा नदी है, यहाँ भी कृष्णा है, ये भी कृष्णा नदी है, ठीक है। ये पूरी कृष्णा नदी बह रही है। अब इसमें जो है कि कुछ और नदियां हैं जो कि यहाँ आकर के मिलती हैं, और वो यहीं से निकलेंगी महाबलेश्वर से। जैसे कि ये आपकी भीमा नदी है। कौन सी नदी है? भीमा नदी है,
जो कि यहां पर आकर के इसके अंदर मिलती है, इसी स्थान पर जाकर के मिलती हैं ये सारी नदियां। और ये तुंगभद्रा नदी जो है कि यहां पर आकर के मिल जाती है। और इसी प्रकार से यहां पर तो ये आपका बना हुआ है नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है, इसी नदी पर आपका नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है, या हम इसे परियोजना कहते हैं। तो नागर अर्जुन सागर बांध परियोजना जो है कि आपकी कृष्णा नदी पर ही बना हुआ है। यानी कि हम बात करते हैं जो भाई हमारा नागार्जुन सागर बांध परियोजना है वो कहाँ बनी हुई है, कृष्णा नदी पर बनी हुई है। यहां तक समझ में आ गया होगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वो पश्चिमी घाट यहाँ महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से है। और जिसकी अगर हम इसकी कुल लंबाई की बात करते हैं, किसकी बात करें भाई, कि भाई कृष्णा नदी जो है कि जिसकी कुल लंबाई कितने किलोमीटर में बहेगी, ये कितने किलोमीटर में बहती है, तो भाई इसकी जो कुल लंबाई है, अगर हम इसकी कुल लंबाई की बात करते हैं तो कुल लंबाई कितनी है, 1401 किलोमीटर है। और अगर हम इसके एरिया की बात करते हैं, भाई क्षेत्रफल की बात करें, किसकी बात करें, क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो भाई इसका जो कुल क्षेत्रफल है, अगर इसके कुल क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की बात करते तो 2,59,000 वर्ग किलोमीटर में बहती है। कितने में बहेगी, कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 2,59,000 वर्ग किलोमीटर में बहने का काम करेगी। कौन सी नदी, कृष्णा नदी है। हम किस नदी की बात कर रहे हैं, अभी कृष्णा नदी की बात की जा रही है। और ये कृष्णा नदी भाई इसी प्रकार से निरंतर बहती है। और ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जो इसके साथ मिलकर के बहेंगी। ये कुछ सहायक नदियां हैं जो इसके साथ मिलकर के बहती हैं। अब हम इसकी बात करते हैं भाई, कृष्णा नदी भारत के किस राज्य में कितने प्रतिशत बहने का काम करती है। तो ये भाई अगर हम राज्य प्रवाह क्षेत्र की बात करते हैं कि भाई किस राज्य में इसका प्रवाह क्षेत्र अधिक है, कहाँ कम है, तो हम उसी पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कहाँ बात करते हैं भाई, महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र से निकलती है। तो महाराष्ट्र में ये 27% जो है कि भाई ये महाराष्ट्र में बहती है। कितने परसेंट बहती है, 27% जो है कि ये आपके महाराष्ट्र में बहती है। और अगर दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं भाई कर्नाटक, तो कर्नाटक में इसका जो है कि 44% भाग जो है कि कृष्णा नदी जो है कि 44% कहाँ बहती है, कर्नाटक राज्य में बहती है। कहाँ बहती है, कर्नाटक राज्य में बहती है। और बाकी बचा, यानी कि जब हम और भी अगर बात करते हैं तो तेलंगाना या आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, हम लोग तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, तो भाई तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ये कितने प्रतिशत रहेगी, 29%। ठीक है, अगर हम इन्हें काउंट करेंगे, जोड़ते हैं, ठीक है भाई, 44, 29, 27, ठीक है, अगर हम इन्हें कंप्लीट काउंट करते हैं तो इसके 100% को निकालना है। क्या करना है हमें, 100% निकालना है इसका केवल। समझ रहा हो गया आप सभी, 29% बहती है। तो भाई जोड़ लीजिए इन्हें, 44 और 29, 9 4 13, 1 और 27, 100% हो गया पूरा। ठीक है भाई, तो पूरा 100% है ये आपका, समझ में आ गया। तो ये पूरी नदी जो है कि आपकी 100% है। और ये आपकी कृष्णा नदी हम इसे कंप्लीट कर रहे हैं। और अगर हम इसकी बात करते हैं कि भाई ये नदी गिरती कहाँ पर है, तो भाई बंगाल की खाड़ी में आंध्र प्रदेश से होते हुए सीधे कहाँ गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। कहाँ गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, अगर इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं, सहायक नदियां, तो सहायक नदियों में कौन कौन सी नदियां हैं, तो भाई तुंगभद्रा, भीमा, हंगरी, ठीक है, तुंगभद्रा, भीमा,
हंगरी, और मैंने यहाँ एक नदी और बताई थी भाई, वर्धा, ठीक है, वर्धा। वेदावरी, वेदावरी भी इसकी सहायक नदी है। या हम बात करते हैं, सॉरी, हंगरी को ही, जो हंगरी नदी है इसी को वेदावरी कहा जाता है, ठीक है, इसी नदी को हम वेदावरी के नाम से जानते हैं। तो भाई समझ में आया। तो ये है आपकी, और आपको बताना चाहेंगे कि भाई ये नदी डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। यहां से ये डेल्टा बनाती हुई कहां गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। भाई ये डेल्टा बना रही है, ये जो मैंने साइन बनाया है ये क्या है? ये डेल्टा को ही बनाने का रूप कर रही है, ठीक है। मैं आपको समझा दूंगा कि भी डेल्टा क्या होता है, ठीक है। डेल्टा किसे कहते हैं हम बताएंगे। जैसे कि भाई सुंदरवन डेल्टा है, तो यहां पर क्या होता है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी अपने साथ जो भी अवसाद लेकर के आती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो अपने साथ जो भी अवसादों को लेकर के आती हैं, तो वो एक स्थान पर एकत्रित हो जाता है, इकट्ठा होता है, जो कि एक डेल्टा का रूप लेता है। तो उसी प्रकार से भाई कृष्णा नदी भी डेल्टा बनाती हुई, ये मैंने आपको साइन दिखाया है, ये पूरा डेल्टा है। ये क्या है हमारा? कृष्णा नदी के द्वारा बनाया गया डेल्टा है। और डेल्टा बनाती हुई ये कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जैसे अगर हम भारत में अगर इसके मैप को बनाए, मैप के अकॉर्डिंग देखें, तो ये आपका भारत देश है भाई, ये महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र से ये इस प्रकार से बहती है, कर्नाटक पहुंची, कर्नाटक से, और ये इस प्रकार से बहती हुई आंध्र प्रदेश से, और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये इस प्रकार से बहती है। और मैंने आपको बताया था जो इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, यानी कि जब बहने का काम करती है, जब बहती है तो वो किस प्रकार से बहती है? दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। देखिए दक्षिण से किस दिशा में जा रही है? पूर्व की ओर जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि कृष्णा नदी जो है कि भाई दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई गिरती है, और जो लगभग 1401 किलोमीटर लंबी है। और यहां से यहां तक जो एरिया कवर करती है, 2,59,000 एरिया को ये कवर करने का काम करती है। तो यहां तक समझ में आया। तो ये आपकी कृष्णा नदी है, पूरी हम कंप्लीट कर चुके हैं। कृष्णा नदी हम कंप्लीट हो चुकी है। और एक पॉइंट और बता दूं कि ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। और जो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है वो है आपकी गोदावरी, जो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ा जाएगा गोदावरी को, जो कि आप सभी लोग जानते होंगे कि भाई गोदावरी को हम दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं, इसे बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, या कावेरी जो भी है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे अगली नदी पर। तो ये आपकी कृष्णा नदी है, ये हमारी कृष्णा नदी कंप्लीट है। और इसके बाद हम गोदावरी की बात करेंगे। मैं इसे रफ कर देता हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए भाई। चलिए ले लिया होगा आप सभी ने। नेक्स्ट अगली नदी की हम बात करेंगे, वो है आपकी गोदावरी। देखिए भारत में हम मोस्टली नदियों की ही बात करेंगे, क्योंकि भारत में बहुत सारी नदियां हैं, और कई सारी नदियां तो ऐसी हैं जिसके हम नाम भी नहीं पता है हमें। क्योंकि जब हम पढ़ाई करते थे तो हमें भी उनको नाम सुनकर के बड़ा अजीब लगता था कि भाई ये भी नाम है, ये भी हमारी नदियाँ हैं। तो अनेक प्रकार की ऐसी नदियाँ हैं जो कि बिल्कुल अलग हैं, पूरी तरीके से अलग नदियों में हैं। तो हम उन पर भी चर्चा करेंगे कि भाई कौन कौन सी नदियां हैं, किस प्रकार की नदियां कहां से बहती हैं, क्या करती हैं पूरी तरीके से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी गोदावरी नदी के बारे में। अब गोदावरी को पढ़ने के लिए हमें जो है कि मैप की आवश्यकता पड़ेगी। मैं आपको एक बात बता देता हूं भाई, ज्योग्राफी अगर आपको पढ़नी है, अगर ज्योग्राफी आपको पढ़ना है और आपने माइंड में सेट करना है, तो बिना मैपिंग के और बिना एटलस के आप ज्योग्राफी कभी समझ नहीं सकते हो। तो आप जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि एटलस जो है कि अपने साथ हमेशा रखें जब ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हो।
और खास करके तब जब आप नेचुरल पार्ट की बात हो रही हो। किसी भी नेचुरल पार्ट को जब हम पढ़ रहे होंगे तो आपके पास में एटलस होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास में एटलस नहीं है तो मैं यहाँ आपको डिस्कस करा रहा हूँ और आप जो है कि आप समझ ही नहीं पाओगे भाई ये कौन सी जगह है, ये कौन सी जगह है। तो भाई मैपिंग अगर करनी है तो आपको एटलस तो लेना पड़ेगा, और एटलस अगर आपके पास है और अच्छी बात है, या फिर आपके कोई छोटे भाई बहन हो तो उनके पास भी एटलस होता है तो आप उनसे भी काम चला सकते हैं। ठीक है, तो एटलस होना ज़रूरी है। अगर आप ज्योग्राफी को वास्तविकता पढ़ना है, अगर आपको वास्तविक तौर पर ज्योग्राफी पढ़ना है और समझना है तो उसके लिए आपको एटलस का सहारा लेना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप एटलस यूज़ नहीं करोगे तब तक आपके माइंड में भाई मैपिंग सेट नहीं होगी, क्योंकि मैपिंग एक ऐसा पार्ट है, अगर आपने मैपिंग के द्वारा ज्योग्राफी कंप्लीट किया है या मैपिंग आपने समझी हुई है, सीखे हुए हो, तो ज्योग्राफी में आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। चाहे प्रश्न कैसा भी रहे, कहीं से भी आए, ज्योग्राफी में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपने मैपिंग नहीं है, एटलस नहीं है तो खरीद लो भाई। जिन बच्चों के पास एटलस नहीं है, जिस किसी के पास नहीं है तो वो खरीद ले। ठीक है, क्योंकि इससे आगे जब हम जाएंगे तो लेवल हमारा हाई हो जाएगा, यानी कि जब हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ अभी तो हम केवल इंडियन ज्योग्राफी पर बात कर रहे हैं, उससे बाद हम भाई एशिया महाद्वीप को पढ़ेंगे। एशिया महाद्वीप में कितनी पहाड़ियाँ हैं, कितनी नदियाँ हैं, उन सभी पर डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारा काम है अभी, तो उसके लिए आपको एटलस खरीदना ही पड़ेगा, और आप लोग सभी लोग बने रहें। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे आपके गोदावरी के बारे में। हाँ भाई, बात करते हैं हम लोग, और जिसमें कि हम बात करेंगे गोदावरी के बारे में। ठीक है, गोदावरी जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार से हम गोदावरी की भी बात करेंगे। ठीक है भाई, गोदावरी का अगर हम गोदावरी की बात करते तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि यह भारत की सबसे लंबी आयु वाली नदी है, मतलब सबसे अधिक पुरानी नदी है, जिस कारण हम इसे वृहत गंगा या बूढ़ी गंगा या दक्षिण की गंगा, ठीक है भाई, दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। जैसे कि हम बात करते भाई उत्तर की गंगा, उत्तर भारत की गंगा जो है कि हम, और दक्षिण भारत की गंगा, तो भाई उत्तर भारत की गंगा जो है कि कावेरी नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सॉरी, भारत की गंगा जो है कि भाई गंगा नदी है, उत्तर भारत की जो है कि कावेरी, और दक्षिण भारत की गोदावरी। ठीक है, तो ये इन नामों से जानी जाती है। और मैं आपको यहाँ एक पॉइंट और बता देता हूं कि ये भाई प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है ये। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी कुल लंबाई, अगर इसकी कुल लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो भाई इसकी जो कुल लंबाई है लगभग 1465 किलोमीटर है। कितनी है? 1465 किलोमीटर है। और अगर इसके उद्गम स्थल की बात करते हैं कि भाई ये निकलती कहाँ से है, तो ये महाराष्ट्र में एक पहाड़ी है आपकी, त्र्यंबकम पहाड़ी। ठीक है, त्र्यंबकम पहाड़ी है और ये वहीं से निकलती है, त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है, त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। पश्चिम घाट में स्थित है ये भी आपकी पश्चिम घाट में स्थित है भाई। उद्गम स्थल महाराष्ट्र के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। कुल लंबाई 1465 किलोमीटर। अगर इसके एरिया की बात करें कि भाई कितने एरिया में, कितना क्षेत्रफल है इसका,
कितने क्षेत्रफल में ये बहने का काम करती है? तो भाई 3,13,812 वर्ग किलोमीटर में बहती है। ठीक है भाई, तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, लंबाई में भी ये सबसे बड़ी है 1465 किलोमीटर। अब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, वो किस प्रकार से वर्क करेंगी तो वो देखिए। तो भाई सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इस गंगा को बृहत गंगा की कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाई आयु और इसकी लंबाई के कारण ये सबसे पुरानी नदी है। एज और लेंथ के अकॉर्डिंग ये भारत की सबसे पुरानी नदी है, जिस कारण इसे बृहत गंगा भी कहा जाता है और इसे बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। और दक्षिण की गंगा तो इसे हम कहते ही हैं, दक्षिण की गंगा इसे कहा जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर इसका जो भाई राज्य के अकॉर्डिंग किन किन राज्यों में बहती है, राज्य प्रवाह क्षेत्र कितना है? राज्य प्रवाह क्षेत्र मतलब भाई भारत के कितने राज्यों में कितने प्रतिशत बहती है? तो सबसे अधिक ये कहां बहती है भाई? महाराष्ट्र में बहती है 48.6%। ठीक है, महाराष्ट्र में ही बहती है 48.6% भाग इसका जो है कि महाराष्ट्र में, और 18.8% भाग तेलंगाना में, और आंध्र प्रदेश में भाई 4.56% आंध्र प्रदेश और पांडिचेरी में, और छत्तीसगढ़ में बहती है भाई 10.9%, और 10% जो है कि मध्य प्रदेश, और 5.7% उड़ीसा, और 1.4% कर्नाटक में बहती है। और इस प्रकार से बहती हुई ये कहाँ पहुंच जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, प्राणहिता, दूधना, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, तो ये सभी क्या हैं? ये इसकी सहायक नदियां हैं, ये इसकी सहायक नदियां हैं। इसका जब मैं बता देता हूं भाई महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में कितना है? 48.6%। और जबकि अगर हम तेलंगाना की बात करते हैं तो भाई 18.8% तेलंगाना में। और यही हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में और पांडिचेरी। ठीक है, आंध्र प्रदेश और पांडिचेरी की बात करते हैं तो भाई 4.5% है, जो कि ये यहां पर इन राज्यों में बहने का काम करती है। और भी अगर हम बात करते हैं भाई छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो भाई छत्तीसगढ़ में 10.9% है। कितना है? 10.9%। और 10% बहती है आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है, 10% ये मध्य प्रदेश में बहती है, और 5.7% ओडिशा। कहने का मतलब ये भाई चारों तरफ बहेगी, ये अपने प्रवाह क्षेत्र के अकॉर्डिंग हर तरफ जाती है। और कर्नाटक में बहती है 1.4%। कर्नाटक में कितना है? 1.4% ये नदी कर्नाटक में बहती है। अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं कि भाई सहायक नदी कौन कौन सी हैं, इसकी सहायक नदियां तो मैं यहां लिख देता हूं, सहायक नदियां। और ये भाई दाईं ओर से मिलती हैं। इसमें कहां से मिलती हैं? दाईं ओर से। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं जो कि उत्तर की ओर से मिलती हैं। कहां से मिल रही हैं भाई? ऊपर से गिरती हैं, ऊपर से उत्तर, या हम बात करें भाई बाईं ओर से, और जब हम नीचे की ओर बात करेंगे दाईं ओर से। बाईं ओर से मिलने वाली नदियां तो प्राणहिता, ठीक है, दूधना, पेनगंगा, वेनगंगा,
इंद्रावती, ठीक है। और जो दक्षिण की ओर से मिलती है, यानी कि जब हम दाईं ओर से बात करते हैं तो भाई एक नदी है मंजरा। कौन सी नदी है? मंजरा नदी है, जो कि भाई कहाँ जाकर के मिलती है? हैदराबाद में जाकर के मिलती है, ठीक है। कहाँ मिलती है? हैदराबाद में मिलती है मंजरा। कहाँ मिलती है? हैदराबाद में जाकर के मिलती है मंजरा नदी, जो कि इसकी दाईं ओर से मिलने वाली नदी है, या हम कहें दक्षिण से मिलने वाली जो नदियां हैं वो कौन सी नदी है? मंजरा नदी है। कौन सी नदी है? मंजरा। अब यहां तक समझ में आया या नहीं आया भाई? अगर आपके यहां तक क्लियर है, समझ में आ चुका है, तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। और इसके बाद जो हम नेक्स्ट अगली नदी की बात करेंगे और वो रहेगी आपकी कावेरी नदी। हम किसकी बात करेंगे? कावेरी नदी की बात करें या महानदी की बात करें, हम किसी भी नदी की बात करेंगे तो टेंशन नहीं है, हम सभी नदियों को कवर करेंगे। जितनी भी प्रायद्वीपीय नदियां हैं, यानी मोस्टली मुख्यतः जितनी भी प्रायद्वीपीय नदियां हैं, हम उन सभी नदियों पर काम करेंगे और इसी प्रकार से हम सभी नदियों के बारे में पढ़ना है। सभी नदियों के बारे में हम लोग इसी प्रकार से पढ़ेंगे। क्योंकि मैंने इसका डायग्राम नहीं बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको डायग्राम बना करके भी समझा दूंगा, कोई परेशानी नहीं आनी है, ठीक है। लेकिन अभी आप इसे नोट कर लें, क्योंकि ये पूरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भाई गोदावरी नदी कर्नाटक में कितने प्रतिशत जल ग्रहण कराती है, मतलब कर्नाटक में कितने प्रतिशत जल को बहने का काम करती है? तो 1.4% है। कितना है? 1.4% है। समझ में आया? अब इससे आगे हम लोग बात करेंगे आपके बारे में, और जिसकी हम बात करेंगे कावेरी नदी पर। किस पर बात करेंगे हम लोग? कावेरी नदी पर डिस्कस करेंगे भाई, ठीक है, कावेरी नदी पर। और इस कावेरी नदी के बारे में हम मोस्टली काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि यह एक ऐसी नदी है जिस पर भारत के क्षेत्र पर अनेक बार कई विवाद उत्पन्न हुए हैं। जैसे कि अगर भारत में जल विवाद की अगर कोई भी समस्या बनती है तो उसके लिए एक आर्टिकल भी नियुक्त किया गया है हमारे संविधान के अकॉर्डिंग 262 में। अनुच्छेद 262 के अकॉर्डिंग जब हम नदियों के जल के विवाद की बात करते हैं तो उसी अनुच्छेद के अनुसार इन विवादों को हम निपटाने का काम करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कावेरी नदी तंत्र के बारे में, कि जो हमारा कावेरी नदी तंत्र है, किस प्रकार से ये नदी बहती है, कहाँ से निकलती है और इसकी कितनी सहायक नदी, कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं और उनके किन क्षेत्रों से निकलती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कावेरी नदी तंत्र के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है भाई कि कावेरी का उद्गम स्थान क्या है, यानी जो हमारी कावेरी नदी है ये निकलती कहाँ से है? कावेरी उद्गम स्थल, यानी इसका जो उद्गम स्थान है कहाँ से है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है। और मैं आपको बता देता हूं भाई, कर्नाटक में एक स्थान है आपका कुर्ग जिला, एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक का, और इस डिस्ट्रिक्ट में एक पहाड़ी पड़ती है आपकी ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। और ये पहाड़ी, इसी पहाड़ी से आपकी निकलती है कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है, अगर हम इसके जल क्षेत्र की बात करें या हम इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी जो कुल लंबाई है अगर हम बात करते हैं लगभग 1341 किलोमीटर है। कितनी है? 1341 किलोमीटर है। लेकिन यह अपने उद्गम स्थल से एक साथ बिल्कुल 800 किलोमीटर बिल्कुल सीधी बहने का काम करती है। जिस प्रकार से हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात ब्रह्मपुत्र नदी की हम बात कर रहे थे, जो कि 1100 किलोमीटर भाई सीधी बहती है, ठीक 1100 किलोमीटर। ठीक उसी प्रकार से जो कावेरी नदी है, तो ये कावेरी नदी भी जो है कि अपने उद्गम स्थल यानी कि ब्रह्मगिरी पहाड़ी से जब निकलती है तो 800 किलोमीटर निरंतर बहती रहती है। अब इसमें हम कुछ डायग्राम की बात करते हैं कि भाई हमारा जो इसका जो मैप है, अगर हम कावेरी नदी को मानचित्र पर दर्शाएं तो किस प्रकार से दर्शाएंगे भाई कि ये हमारी कावेरी नदी है। तो सबसे पहले हम इसके मानचित्र की बात करेंगे। तो ये है आपकी भाई ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ये हमारी
ब्रह्मगिरी पहाड़ी है और इस पहाड़ी से निकलती है ये आपकी कावेरी नदी है। ठीक है, कावेरी नदी जो है कि ये यहाँ से निकल रही है, इस प्रकार से ये निकल रही है और ये यहाँ तक पहुँच गई। अब इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं जो कि मैं डिस्कस करूँगा भाई कि ये हमारी कुछ सहायक नदियाँ हैं। ये इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं जो कि इस प्रकार से मिलती हैं, इसमें आकर के मिल रही हैं। ये इसकी सहायक नदियां हैं और मैं नाम भी बता दूंगा भाई कौन सी नदी किस नाम से है, क्योंकि ये बाईं ओर से मिल रही हैं और ये दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। तो दाईं ओर से मिलने वाली नदियां की अगर हम बात करते हैं भाई लोका पावनी, ठीक है, ये हमारी कौन सी नदी है, सॉरी ये हमारी लक्ष्मण तीर्थ है, इसे हम लक्ष्मण तीर्थ के नाम से जानते हैं। ये नदी हमारी लक्ष्मण तीर्थ है, लक्ष्मण तीर्थ, लोका पावनी, ये हमारी लोका पावनी है। और इसके बाद जब हम इधर की ओर की बात करेंगे भाई ये हमारी बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। कौन सी नदियां हैं, बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। जैसे कि हम बात करते हैं भाई अमरावती, जो सबसे अंत में है, ये आपकी अमरावती नदी है। कौन सी रिवर है, अमरावती रिवर है, जो कि कावेरी नदी की सहायक नदी है, जो कि दाईं ओर से मिलती है। किस ओर से मिल रही है, दाईं ओर से मिल रही है। और ये है आपकी तबिनी, ये आपकी तबिनी नदी है। और अगर हम बाईं ओर की नदियों की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, बाईं ओर की नदियों की बात करेंगे तो भाई बाईं ओर से जो मिलने वाली हैं हैंगरी, ठीक है, हैंगरी नदी है, हेमावती है और साथ साथ सिमसा है, ठीक है, सिमसा है, हैंगरी, हेमावती, सिमसा और एक नदी और है आपकी, एक सेकंड भैया ना, सॉरी, अमरावती जो है कि ये है आपकी अमरावती और ये आपकी भावनी है, ठीक है भाई। और ये इस प्रकार से बहती हुई और ये डेल्टा बनाती हुई निकल जाती है, ठीक है, डेल्टा बनाती हुई जाती है और ये इस प्रकार से बहती हुई जाएगी ऐसे, ठीक है, क्योंकि ये तमिलनाडु में बहती हुई है, ये इस प्रकार से बह रही है भाई तमिलनाडु में, ठीक है। और जब हम आगे की ओर जाएंगे, जब हम और भी कई सारी नदियां हैं जो कि मैंने आपको बताया था भाई, ये गोदावरी का नदी तंत्र है जो कि ये आपका डेल्टा बना रही है और ये आपकी कृष्णा नदी है जो ये डेल्टा बना रही है। और इन दोनों के बीच में जो आंध्र प्रदेश है तो यहीं पर आपकी एक झील पड़ती है, कोल्लूरू झील, ठीक है भाई। तो ये है आपकी कावेरी नदी है। हम किस नदी की बात कर रहे हैं, कावेरी की बात करेंगे। अब आइए हम बात करेंगे कावेरी पर। तो भाई पहला पॉइंट, उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ठीक है भाई, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कहाँ स्थित है, कर्नाटक। किस जिले में, कुर्ग जिले में है, ठीक है। कहाँ स्थित है, कर्नाटक के कुर्ग जिले में ये स्थित है भाई आपकी ब्रह्मगिरी पहाड़ी, क्लियर। अब इसके अगर हम प्रवाह क्षेत्र की बात करते हैं भाई, कितने वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, तो लगभग 81,555 वर्ग किलोमीटर में फैली है। वर्ग किलोमीटर में फैली है, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। और अगर हम इसकी लंबाई की बात करें कि भाई इसकी कुल लंबाई, अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 1341 किलोमीटर है, ठीक है, 800 किलोमीटर ये इस प्रकार से है।
ठीक है भाई। अब सहायक नदियां मैं कंप्लीट कर चुका हूं, ठीक है। इसे हम दक्षिण की गंगा भी इसको भी कहा जाता है, दक्षिण की गंगा भी इसे कहा जाता है। और इस पर कई सारे विवाद हैं। अगर हम विवाद की बात करते हैं तो भाई कावेरी जल विवाद, तो भाई 1956 में कावेरी जल विवाद हुआ। और इसके बाद में कावेरी जल विवाद अधिनियम, कावेरी जल विवाद अधिनियम जो कब बनकर के तैयार हुआ, 1990 में बनकर के तैयार हुआ, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में अगर हम 2019 की बात करते हैं तो भाई जम्मू कश्मीर से भी एक कई सारी चीजें हैं जो यहाँ पर कनेक्ट हैं, ठीक है। अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे भाई कावेरी जल विवाद क्या है और किन राज्यों के बीच में है, किस देशों के बीच में है। तो मैं डिस्कस करूंगा इस पर कि भाई जो हमारा कावेरी जल विवाद है किस प्रकार का विवाद है और क्या है। जैसे कि हम सिंधु नदी को पढ़ रहे थे तो भाई भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल विवाद था, जो कि हम सिंधु जल समझौता हुआ है, जो हमारा सिंधु जल समझौता हुआ उसके अकॉर्डिंग हम वहां पर बात कर रहे थे 1965 के अकॉर्डिंग। तो यहां भी हम उसी पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से कावेरी जल विवाद शुरू कब हुआ, 1956 में। अधिनियम कब बनकर के पारित हुआ, 1990 में, ठीक है। और इसके लिए यानी कि भारतीय संविधान में जो जल विवाद होते हैं, यानी जितना भी नदी जल विवाद है, तो भाई इसके लिए एक आर्टिकल अलग से बनाया गया है संविधान में 262, अनुच्छेद 262 जो है कि संविधान में दिया हुआ है, जो कि इस प्रकार से कंटिन्यू है, ठीक है। अब हम इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करते हैं। भाई इसका जो क्षेत्रफल है, यानी कि ये बहने का जो काम करती है, किस प्रकार से बहती हुई जाती है, तो भाई सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कर्नाटक। तो भाई कर्नाटक से निकलती है, तो कर्नाटक में तो कुछ ना हिस्सा तो इसका रहेगा, क्योंकि भाई जब कर्नाटक से निकल रही है तो कर्नाटक में तो बहेगी ही बहेगी, कर्नाटक में तो बहेगी ही बहेगी। तो हम कह सकते हैं कि भाई कर्नाटक में ये 41% बहती है। कितने प्रतिशत बहती है, 41% बहती है। और जबकि अगर हम केरल की बात करें तो मात्र 3% ये केरल में बहती है, और सबसे अधिक बहती है आपके तमिलनाडु में, ठीक है भाई। सबसे अधिक बहने का जो काम करती है तमिलनाडु में बहती है, जो कि 56% है। कितना है, 56% है, जो कि इस प्रकार से ये नदी बनी हुई है। और मैं आपको भाई मैप में आपको दिख रहा होगा, ये आपकी बाईं ओर की नदियां हैं, ये सभी बाईं ओर की सहायक नदी हैं, बाईं ओर की सहायक नदियां, और ये दाईं ओर की सहायक नदियां हैं। ये हमारी दाईं ओर की और ये बाईं ओर की सहायक नदियां हैं। यहां तक समझ में आया सभी के। अब यहां पर एक पॉइंट और आता है, और वो पॉइंट क्या है कि भाई कावेरी को भारत का, यानी कि दक्षिण भारत के चावल का कटोरा कहा जाता है। दक्षिण भारत की चावल का कटोरा किस नदी को कहा जाता है, कावेरी नदी को कहा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया, राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया जो है कि किस नदी को कहा जाता है, कावेरी नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कावेरी नदी को कहा जाता है। भाई मैं लिख देता हूं, राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया। राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया जो है कि हम इस नदी को कहते हैं। समझ में आ गया सभी के, ठीक है भाई। तो अब इसके बाद में यानी कि इसे राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। और इसके साथ साथ जब हम ये नदी तमिलनाडु राज्य में प्रवेश करती है, जब कावेरी नदी
तमिलनाडु राज्य में प्रवेश करती है तो ये एकमात्र ऐसी नदी है जो कि 3 धाराओं में विभक्त हो जाती है। कहने का मतलब क्या है, 3 बार अलग अलग धाराओं में निकल जाती है। इस प्रकार से 3 बार अलग अलग धाराओं में बहती है तमिलनाडु राज्य से होती हुई। और ये श्रीलंका, जब हम यहाँ पर पाक जल संधि की बात कर रहे हैं, ये हमारी क्या है, पाक जल संधि है। और ये आपका पूरा श्रीलंका, और ये आपका श्रीलंका वाला जो पार्ट है। तो भाई यहाँ पर 3 नए द्वीपों का निर्माण करती है कौन सी नदी, कावेरी नदी। जो हमारी कावेरी नदी है इस प्रकार से ये 3 नए द्वीपों का निर्माण करती है और जिसे हम कहते हैं भाई श्री रंगनम, शिव समुद्रम। एक पहला का नाम क्या है भाई, 1 मिनट, मैं इसे रफ कर लेता हूं उसके बाद लिखता हूं, ठीक है। देखिए तो पहला द्वीप जो है कि भाई श्री रंगनम, इस द्वीप का निर्माण कौन नदी करती है, कावेरी नदी करती है। और दूसरा है आपका शिव समुद्रम, तो ये भी है भाई आपका एक द्वीप है शिव समुद्रम। और जो तीसरा है वो है श्रीरंग, ठीक है, कौन सा है, श्रीरंग। तो ये 3 द्वीप का निर्माण जो करती है वो कौन करती है भाई, यहां पर ये 3 द्वीप बने हुए हैं और इस द्वीप को यानी अरब सागर में जाकर के बंगाल की खाड़ी में बने हुए हैं जो कि पाक जल संधि के अकॉर्डिंग मिश्रित किए जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में जब हम कावेरी नदी के बारे में कुछ और डिस्कस करेंगे या इसके बारे में कुछ और भी पॉइंट कहा जाता है कि केवल यही एक ऐसी नदी है जिसमें साल भर यानी कि प्रत्येक साल भर हमेशा सदैव जो है कि ये जल से भरी रहती है। इसका जो जल क्षेत्र है कम नहीं होता है। रीजन क्या है, क्योंकि ये भाई दक्षिण मानसून, ये हमारा दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा भी इसमें जो है कि बारिश होती है। अगर हम प्रायद्वीपीय नदियों की बात कर रहे हैं तो भाई दक्षिण पश्चिमी मानसून भी जो है कि यहाँ पर बारिश करता है और वो आपके उत्तर पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा भी इसमें जल को भरा जा सकता है। जैसे कि भाई मान लीजिए कर्नाटक में, जैसे कि ये अगर हम बात करते हैं, मैं यहाँ बनाता हूँ, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं भाई कर्नाटक, तो कर्नाटक में बारिश हो रही है तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा बारिश हो रही है, ठीक है। दक्षिण से और पश्चिम मानसून की बारिश होगी तो इसके कारण यहां पर भी जल भरा हुआ है। और अगर उत्तर पूर्वी मानसून की बात करें, अगर हम लोग उत्तर पूर्वी मानसून की बात करें तमिलनाडु, तो भाई यहां भी इसके जल में बढ़ोतरी रहेगी। तो यह एक ऐसी नदी है जो कि सदैव इसमें जल जो है कि भरा रहता है, सूखी नहीं है। कहने का मतलब यह है कि भाई यह नदी ऐसी न भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि जिसका जल जो है कि हमेशा भरी रहती है। किस कारण, क्योंकि भाई दोनों मानसून जो है कि इसके अंदर बारिश होती है तो इसके जल को इकट्ठा करने का काम करते हैं। तो भाई उत्तर पूर्वी मानसून भी यहाँ पर है और दक्षिण पश्चिम मानसून भी यहाँ पर मौजूद है। तो यही रीजन है कि कावेरी नदी जो है कि भाई भारत की, इसे हम दक्षिण की गंगा भी इसी कारण कहा जाता है। जैसे कि भाई भारत की जो गंगा नदी है, हमारे भारत की जो गंगा नदी है वो बिल्कुल हमेशा भरी रहेगी, सूखती नहीं है। ठीक उसी प्रकार से तो दक्षिण भारत में भी ये एक नदी है जो कि ये भी सूखती नहीं है। समझ में आ गया? चलिए इससे आगे हम लोग बात करेंगे आपके महानदी के बारे में। किस नदी के बारे में हम बात करेंगे? महानदी के बारे में बात की जाएगी। तो भाई ये महानदी है, ये पूरा स्ट्रक्चर है आपका, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है कि केवल कावेरी नदी तंत्र पर ही डिस्कस है। तो समझ में आ गया होगा आपके कावेरी नदी तंत्र, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे आपके महानदी के बारे में, क्योंकि छोटी छोटी नदियां हैं तो भाई इनके बारे में इतना ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हैं जो पूछ लिए जाते हैं आपसे।
देखिए भाई, अब इसके बाद हम बात करेंगे महानदी के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात होगी? महानदी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि भाई जो महानदी है कहाँ से निकलती है और किस प्रकार से गुजरती है। ठीक है, महानदी तंत्र। तो भाई सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि ये नदी निकलती कहां से है? कौन बताएगा भाई कहां से निकलती है ये नदी? ये नदी छत्तीसगढ़ के रायपुर सिंहावा पहाड़ी से निकलती है। ठीक है भाई, कहां से निकल रही है? सिंहावा पहाड़ी से निकलती है, और जो कि जिसका प्रवाह क्षेत्र पूर्व, दक्षिण और पूर्व की ओर है। मतलब भाई कैसे बहेगी? ये ऐसे बहती है। ठीक है, ऐसे बह रही है। कैसे बह रही है ये नदी? इस प्रकार से बह रही, पूर्व, दक्षिण और पूर्व की ओर। या हम कह सकते हैं कि भाई दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई उड़ीसा के कटक में पहुंचती है, और ये कहां गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। जैसे तो छोटी छोटी नदियां हम इस पर डिस्कस कर लेंगे भाई। ठीक है, महानदी की हम बात कर रहे हैं। तो भाई महानदी जो है कि छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में स्थित, रायपुर में स्थित सिंहावा पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, सिंहावा पहाड़ी से निकलती है, जिसकी कुल लंबाई 845 किलोमीटर है। कितनी है? 845 किलोमीटर लंबी है ये नदी। और अगर इसके कुल क्षेत्रफल की बात करी जाए तो भाई 1,41,852 वर्ग किलोमीटर में बहती है। ठीक है, कितने में बहेगी? 1,41,852 वर्ग किलोमीटर में बहती है। और इस नदी की, यानी कि हम जो बात कर रहे हैं, क्योंकि इस नदी पर कई सारे बांध परियोजनाओं का निर्माण किया गया है, जैसे हीराकुंड बांध, ठीक है, नाराज नामक बांध, टीकरपारा बांध। तो ये सभी परियोजनाएं जो है कि भाई इस नदी पर बनी हुई हैं, महानदी पर बनी हुई हैं। परियोजना स्थित है। ठीक है, इस नदी पर ये सभी योजनाएं जो है कि स्थित हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं कि भाई यह नदी रायपुर से निकल करके छत्तीसगढ़ होते हुए उड़ीसा के कटक में पहुंच करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और इसकी अगर हम सहायक नदियों की बात करते हैं कि भाई इसकी जो सहायक नदियां हैं, शिवनाथ, हसदो, डूब, ठीक है, तो मैं इसकी सहायक नदियां अगर हम बात करेंगे तो भाई सहायक नदियां हम इसकी सहायक नदियों की बात करेंगे तो भाई शिवनाथ, पहली सहायक नदी कौन सी है? शिवनाथ है, इसकी सहायक नदी है। ठीक है, ये इसकी सहायक नदी है भाई शिवनाथ। हसदो, मंड, डूब,
तो ये इसकी सहायक नदियां हैं जो कि भाई बाईं ओर से मिल रही हैं। कहां से मिल रही हैं? बाईं ओर से मिल रही हैं, यानी कि उत्तर की ओर से मिल रही हैं। और जैसे कि हम बात करते हैं जौंक और तौल, जौंक और तौल ये दक्षिण से मिलने वाली नदियां हैं। ठीक है, तो भाई इस प्रकार से ये नदी बह रही है। जैसे कि हम बात करेंगे, यहां से ये नदी निकल रही है भाई, ऐसे ऐसे बहती है ये। ठीक है, तो यहां से जो नदियां हैं वो कौन कौन सी नदियां हैं? कुछ इस प्रकार की नदियां हैं जो कि यहां से निकल रही हैं। जैसे कि भाई हम बाईं ओर से बात करेंगे तो ये कौन सी नदी है? शिवनाथ है, ये हसदो है, ये मंड है और ये डूब नदी है। और ठीक इसी प्रकार से ये आपकी दो नदियां जो है कि मिलती हैं इसमें, एक जौंक और एक तौल। जौंक और तौल नदी जो है कि इस प्रकार से मिलती हैं। और जैसे ये उड़ीसा के कटक में पहुंचती है तो भाई कटक से होती हुई ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है भाई, कहां गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बना करके गिर जाती है, आपके कटक में जाकर के गिर जाती है। तो ये है आपकी महानदी। ठीक है भाई, चलिए। और अगर इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करी जाए तो भाई पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर बहती है, ऐसे। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपके? तो ये आपकी महानदी कंप्लीट हो चुकी है। चलिए भाई, इससे आगे हम बात करेंगे अब। तो जहाँ तक है मोस्टली हम सभी नदियों को कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर हमारी कुछ नदियाँ हैं जो छोटी छोटी नदियाँ हैं, मैं उन नदियों को भी कंप्लीट कर देता हूँ यहाँ पर। और उसके बाद आपका जो बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली जो नदियाँ हैं वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगी भाई, पूरी तरीके से कंप्लीट होंगी। और उसके बाद जब हम इन्हें कंप्लीट कर चुके होंगे तो कंप्लीट करने के साथ बाद में हम हमारा नेक्स्ट क्लास जो रहेगी भाई, उसमें हम बात करेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियों पर। तो मैं यहाँ पर कुछ नदियों की बात करता हूँ, यानी एक साथ उन नदियों को मैं पढ़ा रहा हूँ। और वो है भाई आपकी, जैसे कि हम बात करते हैं ब्राह्मणी, वैतरणी और स्वर्णरेखा नदी। हम इन तीनों नदियों की चर्चा करेंगे कि भाई ये तीनों नदियां किस प्रकार से कहां से निकलती हैं और क्या काम करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई ब्राह्मणी और स्वर्णरेखा के बारे में। तो ये दो नदियां जो हैं, ये दोनों नदियां जो है कि भाई हमारे छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं। ठीक है, छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं। और वैतरणी नदी जो है कि भाई क्योंझार पठार से निकलती हैं, क्योंझार पठार से निकलती है। वैतरणी नदी क्योंझार पठार से निकलती है। अगर हम इनकी लंबाई की बात करते हैं तो भाई ब्राह्मणी, वैतरणी, स्वर्णरेखा, तो ये अलग अलग प्रकार से और अनेक प्रकार की नदियों के अकॉर्डिंग बात करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं भाई ब्राह्मणी, तो ब्राह्मणी केवल नाम से नहीं है, ये भाई दो नदियों से मिलकर के बनी है, कोयल और सांख नदी। तो ये दोनों नदियां जहां मिलती हैं तो उसे कहा जाता है भाई ब्राह्मणी नदी के नाम से जाना गया है। उसे हम क्या कहते हैं कि भाई ये है हमारी ब्राह्मणी नदी। जैसे कि अगर हम मैप बनाएं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए भाई ये हमारा छोटा नागपुर का पठार है, ये हमारा छोटा नागपुर का पठार है। और इसी के स्थान पर यानी कि छोटा सा एक क्योंझार पठार बना हुआ है, वो भी मैं बता देता हूं। तो इस प्रकार से भाई ये नदियां बहती हैं। तो ये दो नदियां हैं, कोयल और सांक। तो जहां ये मिलती हैं, अब ये इससे आगे जो बहेगी
तो भाई वो है आपकी ब्राह्मणी। ये आपकी ब्राह्मणी है। क्या बनेगी? ब्राह्मणी नदी बनती है भाई। इस प्रकार से ये ब्राह्मणी बनती है और जो कि लगभग 705 किलोमीटर लंबी है। अगर हम ब्राह्मणी की लंबाई की बात करते हैं तो कितने किलोमीटर लंबी है? 705 किलोमीटर लंबी है ब्राह्मणी नदी अपने उद्गम स्थल से। ठीक है। अब इसके बाद में जब हमारी कुछ और नदियां हैं, जैसे कि हम स्वर्ण रेखा की बात करते हैं, तो भाई स्वर्ण रेखा भी हमारी यहीं से निकलेगी। स्वर्ण रेखा भी इसी से निकलती है भाई। ठीक है। स्वर्ण रेखा भी हमारे यहीं से निकलेगी। अब स्वर्ण रेखा जो है कि निकलती है भाई इस प्रकार से, और ये उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए लगभग 395 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है? 395 किलोमीटर। और ये आपके उड़ीसा में स्थित है आपका क्योंझार पठार, जहां से निकलती है आपकी वैतरणी नदी। कौन सी नदी निकलती है? वैतरणी नदी निकलती है, जो कि वैतरणी की अगर हम लंबाई की बात करें कि भाई जो वैतरणी की जो कुल लंबाई है, ठीक है, वैतरणी की अगर हम कुल लंबाई की बात करते हैं तो भाई यहां पर ये 425 किलोमीटर है। कितनी है? 425 किलोमीटर है। और अगर इनके क्षेत्रफल की बात करें, किसकी बात करें? अगर हम इनके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो भाई क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबका अलग अलग लंबाई है, तो सीधी सी बात है क्षेत्रफल भी सबका अलग ही रहेगा। तो ये कुछ नदियां थी जो कि हम महानदी तंत्र के साथ साथ में इन नदियों पर भी चर्चा करेंगे। तो ये थी आपकी ब्राह्मणी, ये थी आपकी वैतरणी और ये है आपकी स्वर्ण रेखा नदी। और भी भारत में यानी कि जो बंगाल की खाड़ी में कुछ और नदियां हैं जो कि इसमें गिरती हैं, जैसे कि हम लोग बात करते हैं पेन्नार नदी। कौन सी नदी है? पेन्नार नदी है, जो कि भाई कहां से निकलती है? भाई पेन्नार नदी जो है कर्नाटक में कोलार जिले से निकलती है। ठीक है। कहां से निकलती है? कोलार जिले में स्थित नुंदिनी, ठीक है, नंदनी या नुंदनी या नंदी दुर्ग कहें तो नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलती है आपकी पेन्नार नदी। कौन सी नदी है? पेन्नार नदी है। ठीक है भाई। पेन्नार नदी जो है कि आपके कर्नाटक के ही कोलार जिले से निकलती है, और जहां पर कि भाई किस पहाड़ी से निकलती है? नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलती है। और अगर हम इसकी लंबाई की बात करते हैं भाई, टोटल लेंथ की बात करते हैं, तो अगर हम पेन्नार नदी की टोटल लेंथ की बात करेंगे तो भाई 597 किलोमीटर है। 597 किलोमीटर लंबी है। और अगर इसकी ये बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है, पेन्नार नदी बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा आप सभी के। चलिए मैं इसे रफ कर देता हूं। तो आज हम जो है अपनी मोस्टली सभी नदियों को हम कवर कर चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि भाई बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदियां हैं हम उन सभी नदियों को कंप्लीट कर चुके हैं। और इसके बाद में जब हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जब हम आगे की बात करेंगे तो भाई वहाँ पर हम लेकर के आएंगे आपके लिए अरब सागर में गिरने वाली नदियों पर। जो हमारी अरब सागर में जो नदियाँ हैं, जैसे कि हम बात कर रहे थे नर्मदा नदी की, ताप्ती नदी की, साबरमती के बारे में, लूनी के बारे में, सोम के बारे में, तो ये कुछ ऐसी नदियां हैं जो कि हमारे कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में जाकर के गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में जाकर के गिर जाती हैं। तो इस पर भी हम डिस्कस करेंगे कि भाई अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, और जो हम बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदियां हैं हम उसे कवर कर चुके हैं। कहने का मतलब जितनी भी हमारी बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदियां गिरती हैं तो उन सभी नदियों को हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं और बहुत ही अच्छे से कवर किया है। आपके समझ में सारे पॉइंट्स आ ही गए होंगे।
और इसके आगे जब हम नेक्स्ट बात करेंगे तो वो किस पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे भाई, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हम किस पॉइंट पर बात करेंगे आपके, तो इस पॉइंट को हम आगे लेकर के बात करेंगे जिसमें कि हम बात करेंगे भाई अरब सागर में गिरने वाली नदियों पर। हम किसकी बात करेंगे, अरब सागर में गिरने वाली नदियों पर हम डिस्कस करेंगे। और पूरी तरीके से जिस प्रकार से हमने भाई बंगाल की खाड़ी को कंप्लीट किया है, ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पर अरब सागर में गिरने वाली नदियों को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और तब तक आप सभी लोग बने रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।